नमस्कार दोस्तों। इस बार हम लोग बात करने वाले हैं अंतरिक्ष तकनीकी से जुड़े हुए जो भी प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्न हैं उन्हें देखेंगे और काफ़ी कुछ समझने वाले हैं। और यहाँ हम खास तौर से 2011 से 2022 तक के जो भी प्रश्न अंतरिक्ष तकनीकी से आए हुए हैं उन सब की चर्चा करने वाले हैं। और जैसा कि आप सब जानते हैं, एक रिवॉल्यूशन बैच है जो आप पूर्वांचल इस एप्लीकेशन पर लगातार सुन रहे हैं। ये वो क्लास है जो मैं आपको यूट्यूब पे भी अपलोड कर रहा हूँ। रीज़न ये है क्योंकि क्वेश्चन पेपर देखकर आपको ये चीज़ समझ आती है कि एक्चुअल में विज्ञान तकनीकी सिर्फ समसामयिकी पे आधारित नहीं है। क्योंकि कभी किसी ने विज्ञान तकनीकी को विषय बनने ही नहीं दिया है, कह लीजिए कभी किसी को ये विषय समझ में ही नहीं आया। लेकिन मैंने पूरी कोशिश की कि विज्ञान तकनीकी को एक विषय बनाकर आपके सामने लाऊं, जिससे आप में से काफ़ी विद्यार्थियों को विज्ञान तकनीकी में जो आप 12-15 क्वेश्चन में से 2-3-4 कर रहे हैं वो भी करंट के भरोसे कर रहे हैं। अब आप अपने भरोसे करंट और स्टैटिक पार्ट को दोनों लेकर आप क्वेश्चन को कर सकें। तो चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं। मेरा नाम डॉक्टर रवि अग्रहरी है और आप सब मुझे पूर्वांचल आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर लगातार क्लासेस लेते हुए मिल सकते हैं। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है जहां मैं आप सबको बार बार रिकमेंड करता हूं मुझसे जुड़ने के लिए। एक ऐसा सोल्यूशन है जहां पर आप मेरे साथ हमेशा जुड़ सकते हैं या मेरे अपडेट्स आपको लगातार मिलते रहते हैं। एक मेरा पर्सनल चैनल है और दूसरा आपके डिस्कशंस चैनल है, दोनों ही यहाँ पर हैं। फेसबुक और इंस्टाग्राम प्रोफाइल भी आपको मेरी मिल जाएगी जहाँ पर सोशल मीडिया पे भी मैं आपको अवेलेबल हूँ। और मेरा यूट्यूब चैनल है डॉक्टर रवि अग्रहरी क्लासेज या पूर्वांचल है, इसके नाम से आप यहाँ पे भी मेरे साथ जुड़िए। और यहाँ तो मैं आपको सबको बोलूँगा यहाँ जरूर जुड़िएगा क्योंकि यहाँ पर आपको करंट्स के क्लासेस मिलती हैं। इस तरह से जैसे महत्वपूर्ण मेंस के क्लासेस, पीटी के क्लासेस, क्या क्या क्वेश्चन पेपर हैं, उन सब के डिस्कशन यहाँ पर होते हैं। इस समय आप सबके लिए खुशखबरी है, खास तौर से जो लोग मुझे सुनना चाहते हैं। ओके, इसके हम सबके लिए यह है कि एक 7,999 का जो मेरा बैच है जो हमेशा आपको मिलता है वो 2,999 रुपये का दिया जा रहा है चिल्ड्रंस डे के ऑफ़र पे। और ये ऑफ़र 13 से 15 नवंबर तक वैलिड है और ये पूर्वांचल है इसके एप्लीकेशन पर आपको कोर्सेज मिल जाएंगे। आप सीधा इस क्यूआर कोड को स्कैन करके भी कोड ले सकते हैं। कोई दिक्कत होती है कोर्स को लेने पर आप दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आइए अंतरिक्ष तकनीकी से जुड़े हुए यानी यूनिट नंबर 3 जो आपको मेरी पुस्तक में मिल जाएगी, वह 3 अध्याय ऐसे हैं, अध्याय नंबर 6, अध्याय नंबर 7 और अध्याय नंबर 8, जिन पर आधारित जो प्रश्न हैं उनको लेकर मैं यहाँ पर चर्चा करने वाला हूँ। फिर मैं बता दूँ 2011 से 2022 के प्रश्न पत्रों को लेकर आगे के पीछे कारण यह है कि जो नया पैटर्न है यूपीएससी का वो 2011 से ही आया है प्रारंभिक परीक्षा के लिए। इसलिए मैं आपको लगातार 2011 से 22 यानी 12 साल के पेपर बहुत होंगे आपकी आंख खोलने के लिए और ये समझाने के लिए कि विज्ञान तकनीकी का मतलब समसामयिकी सिर्फ नहीं है। आइए अध्याय 6 जहां पर अंतरिक्ष अनुसंधान हेतु तो विभिन्न संस्थागत व्यवस्थाएं तथा कक्षा व प्रक्षेपण स्थल की अवधारणा मैंने एक अध्याय बनाया हुआ है। अध्याय नंबर 7 अंतरिक्ष वेधशाला के साथ भारत के उपग्रह और प्रक्षेपण तकनीकी। अध्याय 8 में वायु अंतरिक्ष मामले और विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष मिशन, जिसको अध्याय बनाकर मैंने यहाँ पर डिस्कशन किया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अध्याय 6 से जुड़े हुए कौन से ऐसे प्रश्न हैं जो यूपीएससी में 11 से 22 तक आए हुए हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है दोस्त, और ये आप सिर्फ इस चीज के एनालिसिस कीजिएगा क्वेश्चन पेपर स्टैटिक है या समसामयिकी है। पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करने वाला एक कृत्रिम उपग्रह नीचे नहीं गिरता है, ऐसा इसलिए है क्योंकि पृथ्वी का आकर्षण। ये बताइए, कोई भी उपग्रह जब हम ऊपर भेजते हैं अलग अलग दूरी पर, अलग अलग स्थिति पर, आपको बता चुका हूँ निम्न दूरी की कक्षा, मध्यम दूरी की कक्षा और अधिक दूरी की कक्षा, तीनों बता चुका हूँ, ठीक है। और इसके अलावा भूस्थैतिक कक्षा भी बता चुका हूँ। ये सारी की सारी कक्षाएं जो होती हैं ये सारी की सारी हमारे पृथ्वी की कक्षा के अंदर होती हैं, यानी पृथ्वी के गुरुत्व बल के प्रभाव में होती हैं। फिर भी उपग्रह वहाँ क्यों रहती हैं, पृथ्वी पर क्यों नहीं गिर जाती हैं, जबकि गुरुत्व का बल उनको लगातार पृथ्वी पर खींच रहा होता है। अब ये बताइए, आपके दादाजी के टाइम में, आपके पिताजी के टाइम में, आपके भैया के टाइम में, आपके चाचा के टाइम में, आपके टाइम में, आपके बच्चों के टाइम में भी यही लॉजिक रहेगा, लेकिन इसको आप समसामयिकी बोलकर क्वेश्चन कह दीजिएगा कि विज्ञान तकनीकी में समसामयिकी आता है। चलिए आप खुद सोच सकते हैं। देखिए यहाँ पे सीधा सीधा लॉजिक है, मैंने आपको क्लास में बताया हुआ है। इवन एप्लीकेशंस पे भी जो क्लासेस ली हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग्स जो आपको दे रहा हूँ उसमें आपको दिखाया था कि जब हम बॉल को अलग अलग स्पीड से फेंकते हैं तो जितनी ज़्यादा स्पीड से फेंकते हैं बॉल उतनी ही देर तक वो सीधी रहती है। अगर हम बॉल को एक ऐसी स्पीड से फेंक दें कितनी हाइट पर जहाँ बॉल हमेशा सीधी रहे, तो बस वही वो स्पीड होती है जिससे हम किसी उपग्रह को ले जाकर उस जगह पर छोड़ते हैं, रखते हैं, और उसका उपग्रह उसी कक्षा में अपनी जगह घूमता रहता है। यानी कहने का मतलब, अगर आप एस.सी. वर्मा की किताब पढ़ें, फिलहाल एस.सी. वर्मा आपको यूपीएससी के लिए जरूरत नहीं है, लेकिन 11-12 का जो गुरुत्वाकर्षण गुरुत्व वाला चैप्टर उसमें उन्होंने पूरे न्यूमेरिकल्स बताकर किए हैं कैसे निकाले जाते हैं। फिलहाल मैं आपको बता दूं, जब हम किसी उपग्रह को भेजते हैं तो उसके लिए अलग अलग दूरियां होती हैं।
ओके, जब हम उपग्रह को भेजते हैं उसके लिए अलग अलग दूरियां होती हैं। जैसे मान लीजिए पृथ्वी है, मान लीजिए पृथ्वी है, पृथ्वी से कुछ दूरी पर 50 किलोमीटर एक उपग्रह ए है, एक और है जैसे मान लीजिए 20,000 किलोमीटर की दूरी पर एक उपग्रह बी है, और 36,000 किलोमीटर की दूरी पर मान लीजिए उपग्रह सी है, एक उपग्रह सी है। इन सारी जगहों पर जब उपग्रह को रखते हैं, यहाँ से उपग्रह अपने कार्यों को करने के लिए अपनी कक्षा में क्यों रहते हैं, उसके पीछे जो कारण है, एक निश्चित यहाँ पे स्पीड होती है जिसकी वजह से उपग्रह पृथ्वी पर नहीं गिरते हैं, और इसी को कहते हैं कक्षीय चाल। क्या कहते हैं? ऑर्बिटल स्पीड। ओके, लेकिन यहाँ पर एक बात आपको बता दूं, अब यहाँ की जो ऑर्बिटल स्पीड होती है, यहाँ की जो ऑर्बिटल स्पीड होती है, यहाँ की जो ऑर्बिटल स्पीड होती है, वो अलग अलग होती है। मैंने अध्याय नंबर 6 में सारी चीजें बताई हुई हैं, और जो अलग अलग ऑर्बिटल स्पीड होती है उसी वजह से उसका समय भी यहाँ अलग अलग लगता है, अलग अलग लगता है और अलग अलग लगता है। ठीक है, एक चीज और याद रखिएगा, यहां पर जो उपग्रह होते हैं सब गुरुत्व के प्रभाव में होते हैं। अगर उपग्रह पृथ्वी के सबसे करीब है तो जी की वैल्यू जो होती है मैक्सिमम होती है, और उपग्रह पृथ्वी के सबसे दूर है तो जी की वैल्यू मिनिमम होती है। और 36,000 किलोमीटर के बाद तो पृथ्वी का गुरुत्व ही नहीं होता, यानी पृथ्वी के गुरुत्व के बाहर कोई चीज चली जाती है तो पृथ्वी की कक्षा के बाहर चली जाती है। सारी चीजें मैंने बताई हुई हैं। तो सीधा कहने का मतलब है किसी सर्टेन ऑर्बिटल स्पीड पर यहाँ पर अलग अलग जगह पर अलग अलग होने से उपग्रह पृथ्वी पर नहीं गिरता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन कह रहा है इतनी दूरी पर मौजूद नहीं है, गलत बात है। चंद्रमा के आकर्षण से बेअसर है, कोई लेना देना नहीं है। इसकी स्थिर गति के लिए आवश्यक गति प्रदान करता है, यानी नेसेसरी स्पीड रिक्वायर्ड होता है, और इसकी गति के लिए आवश्यक त्वरण प्रदान करता है। देखिए, नेसेसरी एक्सेलरेशन जो है वो ज्यादा सही आंसर होगा, क्योंकि ऑर्बिटल स्पीड जो है वो ऑप्शन में है नहीं। ठीक है, इन्होंने सीधा का सीधा कक्षीय काल जो दिया नहीं है। असल में जब हम वृत्तीय पथ पर होते हैं तो हर जगह पर जो चाल होती है वो बदलती रहती है, और चाल परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं? त्वरण। तो यहाँ पर ज्यादा करेक्ट आंसर हो जाएगा आवश्यक त्वरण। ओके, आवश्यक त्वरण यहाँ पर ज्यादा सही आंसर हो जाएगा वृत्तीय पथ पर। अब देखिए, क्वेश्चन स्टैटिक है और क्वेश्चन आपको मुझे सुनना पड़ेगा। क्वेश्चन हवा हवा में आप नहीं जाएंगे, नहीं तो आप फंस जाएंगे। ओके, अब देखिए, ये लॉजिकल क्वेश्चन समझने के लिए आपको क्वेश्चन डे पर देखना पड़ेगा क्या पूछता है। जब तक क्वेश्चन डे पर नहीं समझेंगे तब तक मेरे कोर्स की वैल्यू और किताब की वैल्यू आपको कभी समझ में नहीं आएगी। दूरसंचार रिले के लिए उपयोग किए जाने वाले उपग्रहों को भूस्थैतिक कक्षा में रखा जाता है। दूरसंचार मतलब जो 24/7 काम करने के लिए, जैसे टेलीविजन है, डीटीएच है, इस तरह के काम को करने के लिए हम उपग्रहों को कहाँ रखते हैं? भूस्थैतिक कक्षा में, यानी जियोस्टेशनरी ऑर्बिट में रखते हैं। कहा जा रहा है एक उपग्रह को ऐसी कक्षा में कहा जाता है। कब हम कहेंगे कि उपग्रह जो है भूस्थैतिक उपग्रह है? पहला कह रहा है कक्षा भू समकालिक है, यानी भूतुल्यकालिक है, जियोसिंक्रोनस है, पहला। दूसरा कह रहा है कक्षा वृत्ताकार है। तीसरा कह रहा है कक्षा पृथ्वी के भूमध्य रेखा के तल में स्थित है, सीधे में स्थित है, और कक्षा 22,236 किलोमीटर की ऊंचाई पर है पृथ्वी की सतह से। ठीक है, देखिए बात बताऊं, जब भी हम भूस्थैतिक कक्षा की बात करते हैं तो उपग्रह को हमेशा हम कहां रखते हैं? ये देखिएगा, ये ग्लोब है। ठीक है, उपग्रह को हमेशा, मैंने आपको पहले भी बताया है, देखिए आपको 8 ऑर्बिट मैंने पढ़ाया है। ध्रुवीय कक्षा 8 कक्षा पढ़ाई है, ध्रुवीय कक्षा, ध्रुवीय सूर्य तुल्यकालिक कक्षा, जीपीएस कक्षा। जीपीएस में भी 2 कक्षा है, आपको बताया है, एक तो वैश्विक जीपीएस वाला और एक तो क्षेत्रीय जीपीएस वाला, दोनों बताया है। और क्षेत्रीय जीपीएस में मैंने आपको गगन और एनएसएस बहुत बढ़िया सूची कक्षा समझाई थी। ठीक है, चौथा हो गया। उसके बाद आपको मैंने बताया था ग्लोबल और क्षेत्रीय जीपीएस के बाद मैंने आपको पढ़ाया था भूस्थैतिक कक्षा, जो यहाँ क्वेश्चन पूछा गया रहा है, भू समकालिक या भूतुल्यकालिक, जिसको जियोसिंक्रोनस कहते हैं। चौथा जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर कक्षा, और उसके बाद है ना 7वां कक्षा, और 8वां जो है जिसको हम कहते हैं हेलो ऑर्बिट, जो मैंने आपको आदित्य मिशन के केस में पढ़ाया है। ठीक है, फिलहाल यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, देखिए ये भी एक स्टैटिक क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, लॉजिकल क्वेश्चन है। सीधा कह रहा है आप कब बोलेंगे उपग्रह जो है भूस्थैतिक कक्षा में है? भूस्थैतिक कक्षा में। सीधा लॉजिक है, ध्यान रखिएगा। अच्छा देखिए, एक चीज मैं बताऊं, मैंने आपको बोला था भूस्थैतिक कक्षा भू समकालिक है, भूतुल्यकालिक है, यानी जियोस्टेशनरी ऑर्बिट जो है जियोसिंक्रोनस है। लेकिन सारा जियोसिंक्रोनस यानी भू समकालिक वो जियोस्टेशनरी नहीं है। तो कह रहा है क्या भूस्थितिक कक्षा भू समकालिक है या भूतुल्यकालिक है? तो आंसर है हाँ, तुल्यकालिक है, तुल्यकालिक है। लेकिन ये मतलब नहीं है कि सारे भूतुल्यकालिक जो है वो भूस्थैतिक है। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पूरी तरह से सही है, पहली चीज। दूसरी चीज आपको बता दूं कि यहां पर जो कक्षा होती है सीधा 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 प्लेन, जैसे मान लो भारतीय है दोस्त, मान लो भारतीय है, एग्जैक्टली इक्वेटर के ठीक सीध में होती है 36,000 किलोमीटर की दूरी पर, और उसकी जो जो इंक्लिनेशन एंगल होती है, झुकाव कोण होता है, भारत को फोकस करता है। और इसमें होता क्या है, पृथ्वी 24 आवर्स में एक चक्कर लगा लेती है, उपग्रह भी यहां रहकर 24 घंटे में अपना एक परिक्रमण काल पूरा कर लेता है। इसीलिए पृथ्वी के सामने हमेशा उपग्रह सामने सामने दिखता है। अब देखिए यहाँ पे होता क्या है,
और इस जगह पे पृथ्वी के साथ साथ ऐसे घूम रहा है उपग्रह, तो उपग्रह कैसा हुआ, वृत्ताकार हुआ, कोई डाउट नहीं है। उपग्रह जो पृथ्वी के भूमध्य रेखा के तल में होता है, सीध में होता है, ये भी मैंने बता दिया, ठीक सीध में रखते हैं, ये भी सही हो गया। कक्षा 22,236 नहीं 36,000 किलोमीटर पर होती है, लेकिन पता है ये 22,236 अगर मील लिख देता ना तो ये सही हो जाता, क्योंकि यही बराबर होता है 36,000 किलोमीटर के बराबर, पर इन्होंने किलोमीटर इकाई रखकर गलत कर दिया था। ये मत सोचिएगा 22,236 ऐसे ही कोई फेक वैल्यू बना दिया, नहीं 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 नहीं, मील में या 22,236 ही बराबर 36,000 होता है। तो यहाँ पहला, दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट जो है वो सही है। अगेन कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस, अगेन कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस। ओके, और आइएगा अगला क्वेश्चन आपको लिए चलते हैं, है ना, अगला क्वेश्चन आपको लिए चलते हैं। ओके, तो ये भी हो गया, अगला क्वेश्चन आपको लिए चलते हैं। अगला क्वेश्चन है अध्याय 7 से जुड़ा हुआ अंतरिक्ष वेधशाला के साथ भारत के उपग्रह और प्रक्षेपण यान तकनीकी। ठीक है, इधर आइएगा। यहां पर जरा पहला क्वेश्चन देखिएगा, क्या है भाई, निम्नलिखित में से किसके मापन या आकलन के लिए उपग्रह चित्रों या रिमोट सेंसिंग डेटा का उपयोग किया जाता है। अब देखिए किन केसेस में रिमोट सेंसिंग यानी दूर संवेदी उपग्रहों का उपयोग किया जाता है। पहला, एक बार बता दूं, दूर संवेदी उपग्रह जो होते हैं वो ध्रुवीय कक्षा में उपग्रह होते हैं। मतलब कहने का मतलब है उपग्रह जो अगर इस डायरेक्शन में होता है वो ध्रुवीय कक्षा वाला उपग्रह होता है, और जो विषुवत रेखा के सीध में होता है विषुवत रेखी उपग्रह होता है, जिसको भूस्थैतिक कक्षा वाला उपग्रह कहते हैं। ठीक है, और ये जो ध्रुवीय कक्षा होता है ये असल में क्या, पृथ्वी तो ऐसे घूमती है, ध्रुवीय कक्षा वाला उपग्रह ऐसे घूमता है, तो कभी भी वो उस जगह के ठीक सीध में नहीं हो सकता है कि जैसे भूस्थैतिक वाला हमेशा उसके सामने सामने था, है ना, जितने समय में अर्थ घूम रहा था उतने ही समय में वो सैटेलाइट भी उसके चारों तरफ परिक्रमण कर रहा था। तो पृथ्वी पे खड़े व्यक्ति को हमेशा सैटेलाइट उसके सामने दिख रहा था, है ना, सैटेलाइट उसके सामने दिख रहा था 24/7। वही बात मैं कह रहा हूं, लेकिन ध्रुवीय उपग्रह में ऐसा नहीं होता है। ध्रुवीय उपग्रह पृथ्वी के काफी करीब होते हैं, ऊपर ऊपर घूमते हैं, ऊपर नीचे, ध्रुव से ध्रुव, ध्रुव से ध्रुव, पृथ्वी अपनी कक्षा पे, इसलिए कभी एक जगह स्थिर नहीं होती है 24/7। ठीक है, यह ध्यान रखिएगा। लेकिन ये उपग्रह पृथ्वी के काफी करीब होते हैं, और पृथ्वी के बहुत करीब होने के कारण क्या होता है मित्र, ये उसका फोटोग्राफ अच्छा खासा ले सकते हैं। इसलिए ध्रुवीय उपग्रह को हम लोग निचली कक्षा वाले उपग्रह भी कहते हैं। ओके, ध्रुवीय उपग्रह जो होता है आपको बताऊं मित्र, जो ध्रुवीय उपग्रह होता है वो पृथ्वी की निचली सतह पर होता है, इसीलिए कम दूरी की कक्षा भी कहते हैं। और जनरली अगर आप इसकी डिस्टेंस देखेंगे तो 50 किलोमीटर से लेकर 2000 किलोमीटर मैंने अपनी क्लास में लिखा, अपनी बुक में लिखा हुआ है। और क्लास में भी जब मैं पढ़ाता हूँ या जो मेरी क्लासेस एप्लीकेशंस पे दी जा रही है, पूर्वांचल एप्लीकेशन की क्लासेस में भी मैंने ये चीज़ बोली है वहाँ पे। अब देखिएगा, अगर नियर बाई है तो पृथ्वी का अच्छा खासा फोटो लेगा, लेकिन आपको ये समझ में आ रहा है 24/7 उस जगह के लिए काम नहीं करेगा। 24/7 वही होगा जो पृथ्वी के साथ साथ घूमेगा उसी दिशा में। ठीक है, फाइन। यहाँ देखिए, एक विशेष स्थान की वनस्पति में पड़हरित का अंश, यानी कहने का मतलब क्लोरोफिल कंटेंट की स्टडी कर सकता, बिल्कुल कर सकता है। ठीक है, एक विशेष स्थान के धान के खेतों से ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन जो हो रहा है, वहां के एमिटिंग गैसेस के बारे में बता सकता है, मीथेन वगैरह का एमिशन ज्यादा है। किसी विशेष स्थान पर भूपृष्ठ तापमान बता सकता है कि पृथ्वी का तापमान कितना है पृथ्वी की सतह के ऊपर, पता है। आपको बता दूं पूरे के पूरे इवन आपको बताऊं, नासा ने अपने उपग्रह के द्वारा इस चीज के बारे में बताया कि भारत के पास से, भारत की तरह से, भारत इंडियन कॉन्टिनेंट में, इंडियन महाद्वीप में क्या हो रहा है कि यहाँ सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत ज्यादा निकल रही, सैटेलाइट देख के बता दिया। ठीक है, मेरा कहने का मतलब है कि दूर संवेदी उपग्रह इसमें बहुत सारे काम कर सकते हैं। ओके, और ये जो दूर संवेदी उपग्रह वाला क्वेश्चन है 2019 में जो पूछ रहा है, सेम क्वेश्चन 15-16 में फिर पूछा है, पर उसके ऑप्शन उन्होंने बदल दिए हैं। अब बताइए, क्वेश्चन स्टैटिक है, करंट अफेयर्स, अगर करंट अफेयर्स होता तो कोई नया जो रिमोट सेंसिंग उपग्रह गया होता उसका नंबर देके पूछता ये वाला बताओ। ये तो जनरल पूछ रहा है कि दूर संवेदी उपग्रह क्या करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के उपग्रह प्रमोचित जो किए गए हैं ना, उपग्रह प्रमोचित करने वाले वाहनों के संदर्भ में यानी प्रक्षेपण यान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है। ओके, यूपीएससी प्री में पूछा गया। पीएसएलवी से वे उपग्रह प्रमोचित किए जाते हैं जो पृथ्वी संसाधनों की निगरानी में काम आते हैं, यानी अर्थ के रिसोर्सेज की स्टडी करते हैं पीएसएलवी के द्वारा। और जीएसएलवी से मुख्यतः संचार उपग्रहों को प्रमोचित किया जाता है। देखो एक बात बता दूं, ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान जिसको पीएसएलवी कहते हैं, इसका मुख्य उपयोग होता है ध्रुवीय कक्षा में उपग्रहों को ले जाना। ध्रुवीय मतलब ये जो मैंने अभी आपको बोला, ठीक है। और भूस्थैतिक उपग्रह प्रक्षेपण यान का मुख्य कार्य है भूस्थैतिक कक्षा में ले जाना जो पृथ्वी के साथ साथ घूमते हैं। ठीक है, अच्छा अब एक बात बताओ, जो ध्रुवीय उपग्रह
उपग्रह प्रक्षेपण होते हैं ये पृथ्वी के काफी करीब होते हैं, तो पृथ्वी की फोटोग्राफी लेना, उनके रिसोर्सेज का पता लगाना, तो ये चीज सही है, ये एकदम सही लिखा है। और जीएसएलवी के द्वारा जो उपग्रह भेजे जाते हैं, जियो स्टेशनरी पे भेजे जाते हैं भूस्थैतिक पर, वो हमेशा पृथ्वी के उसी जगह पे सापेक्ष सामने रहते हैं, तो 24/7 वो जगह के लिए काम करते हैं। और 24/7 के लिए क्या होता है? डीटीएच, दूरसंचार। तो ये स्टेटमेंट यहां पर पूरी तरह से सही है। अब देखिए, अगर आपको ये समझ में ना आवे प्रक्षेपण यान जनरली जो बनाया गया किस कक्षा के लिए बनाया गया, वो अलग बात है कि समय के साथ इन चीजों में बदलाव भी हुआ है, लेकिन जनरली एक सामान्य गुण पूछ रहा है। देखिए, सामान्य गुण पूछ रहा है, मुख्यता किस लिए है, सामान्यता किस लिए है, तो मुख्यता और सामान्यता तो यही है। ओके, जब तक आपको लॉजिक समझ में नहीं आएगा, उपग्रह, पोजीशन, प्रक्षेपण, तब तक आप बता कैसे पाएंगे? ठीक है, आगे आइएगा। दूसरा क्वेश्चन, पीएसएलवी द्वारा प्रमोचित, आप तो फिर यही कहेंगे कोई करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था, छोड़ के चले आएंगे। पीएसएलवी द्वारा प्रमोचित उपग्रह आकाश में एक ही स्थिति में अस्थायी रूप से दिखाई देता है, जैसा कि पृथ्वी के एक विशेष स्थान से। क्या आप हमको एक बात बताइए, पीएसएलवी के द्वारा जो उपग्रह भेजा जाता है ध्रुवीय कक्षा में, क्या जनरली उपग्रह पृथ्वी के हमेशा उस जगह के सामने स्थिर रहता है? नहीं सर, क्योंकि उपग्रह ऐसे घूम रहा है, पृथ्वी अपने कक्षा पे घूम रहा है, तो कैसे वो जगह स्थिर हो सकती है? नहीं हो सकती है। वही लॉजिक यहां पर है। ये स्टेटमेंट जो है वो क्या है? वो गलत है। तीसरा स्टेटमेंट क्या है? जीएसएलवी मार्क 3 एक 4 चरण वाला प्रमोचन वाहक है, जिसमें प्रथम और तृतीय चरण ठोस रॉकेट मोटर और द्वितीय और चतुर्थ चरण द्रव रॉकेट इंजन। मैंने आपको बार बार बोला था, आपको सारे प्रक्षेपण यानों के आपको स्टेजेस पढ़ने होंगे, उनके प्रणोदकों के बारे में। और जीएसएलवी मैंने आपको पढ़ा था कि जीएसएलवी जो होते हैं बच्चा, वो 3 चरण वाला प्रक्षेपण यान होता है, सबको याद होगा। पहले में ठोस, दूसरे में द्रव और तीसरे में क्रायोजेनिक इंजन का यूज होता है। तीसरे में क्रायोजेनिक इंजन का यूज होता है, ये चीज मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। तीसरे चरण में क्रायोजेनिक इंजन का यूज होता है, ये चीज मैं आपको पहले बता चुका हूं। ठीक है, तो यहां पर आपको पूरी तरह से गलत है, 4 चरण है ही नहीं मित्र, ये 3 चरण है। यानी यहां पर सिर्फ और सिर्फ पहला स्टेटमेंट सही होगा। अब देखिए, ये भी एक जनरल क्वेश्चन है, सिंपल पूछ रहा है भाई पीएसएलवी जीएसएलवी का अंतर बताओ। ठीक है, कोई करंट नहीं पूछ रहा। करंट होता तो जीएसएलवी का कोई नया नंबर पूछ रहा होता, पीएसएलवी का 32, 80, 44 पूछ रहा होता। आइए आगे लिए चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कार्यकलापों में भारतीय दूर समिति, देखिए फिर क्वेश्चन रिपीट मारा। उधर आपने 2019 में उन्होंने ऑप्शंस दूसरे दिए, फिर इधर 2015 में इन्होंने ऑप्शन दूसरे दिए। देखिए फिर ये क्वेश्चन रिपीट मारा उन्होंने। दूर संवेदी उपग्रह के कौन कौन से कार्य हैं? फसल की उपज का आकलन करना, कर लो, नियर बाई है। फसल का आकलन कर लो, क्लोरोफिल पीछे था, यहाँ आकलन कर लो। इवन टिड्डे विड्डे लगे हैं, टिड्डे, उनका अटैक देख लो। राजस्थान ने पता मैसिव एरिया में खेत को बर्बाद कर रहे हैं, देख लीजिए। भौम जल संसाधन, भूमि जल के बारे में पता चल जाएगा। खनिजों का अन्वेषण कर लीजिए, मिनरल प्रोस्पेक्टिंग। दूर संचार बिल्कुल नहीं, वो 24/7 होगा। यातायात बिल्कुल नहीं, 24/7 होगा। यहां पर ये चीज कर लीजिए 1 2 3, ये ठीक है, पर यातायात और दूर संचार नहीं, क्योंकि ध्रुवीय उपग्रह से हम कभी भी 24/7 नहीं देख सकते, और दूर संचार और यातायात हमें चाहिए 24/7 के लिए, तो ये चीज यहां पर संभव नहीं। फिर देखिए लॉजिक अगर समझ में आया है, क्वेश्चन गेस कर लीजिए। अगली बार फिर यही क्वेश्चन आएगा मित्र 23 में, ओके 23 में, 24 में, और वो ऑप्शन फिर बदल देंगे और आप फिर बोलेंगे इस साल फिर करंट अफेयर्स आ गया। समझ लो मित्र, इस विषय को समझ लो, ठीक है, समझ लो, ठीक है। ये सारे वीडियोस जो मैं बना रहा हूं ना, ये कभी तुम लोग नहीं देखोगे। क्यों? क्योंकि तुम लोग को वो वीडियो चाहिए जिसमें ड्रामा ज्यादा होता है, हंसी मजाक ज्यादा होता है, मस्ती और टाइम पास ज्यादा होता है ना। हम अगर सीरियस होकर पढ़ाते हैं तो वो तुमको कभी पसंद नहीं आता है, ठीक है। चलिएगा, समताप मंडल। अब देखिए 2 क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में जेट इंजन से सब पूछ रहे हैं, ये देखिए पक्का जेट इंजन, ये देखिए जेट, एक बार नहीं एक बार और आया, भी दिखाता हूं। और वो जो दूसरी वाला क्वेश्चन है तो उत्तर प्रदेश में रिपीट मार दिए सब, आईएएस वाला क्वेश्चन उठा के उत्तर प्रदेश में रिपीट मार दिए। देखिएगा, समताप मंडल के निचले भाग में, ठीक है। टीचरों को कंप्लेन करना बहुत आसान है, मैंने देखा है। सर आपका वीडियो नहीं आ रहा, आपने नवंबर तक बोला था, अब आप दिसंबर तक कर रहे हैं, मेरी जिंदगी आपने बर्बाद कर दी। वाह, है कि नहीं? क्रिटिसाइज करना कितना आसान है, ठीक है ना। मैं कोशिश कर रहा हूँ ये सारी वीडियोस आपको लगातार दे रहा हूँ। जहाँ स्टैटिक है वीडियोस बने हो, मैं जो बना के मैंने रखा हो तुरंत दे रहा हूँ, और जहाँ नए अपडेशन है वहाँ मैं रुक जाता हूँ खट से, क्योंकि मेरी बच्चा मैं कम से कम 30 से 35 शहरों में जाके क्लास लेता हूँ, ठीक है। थोड़ा ग्रांटेड मत लो, ठीक है, थोड़ी तो इज्जत कर लो, ठीक है। ना सोने का चैन है, ना रात को कहाँ रखने वाला हूँ, दिन में कहाँ जाने वाला हूँ। कोशिश तो कर रहा हूँ जब तक जिंदा हूँ सबसे ज़्यादा से ज़्यादा जुड़कर ज़्यादा कर सकूँ। तो यहाँ रिकॉर्डिंग नहीं कर पाता हूँ, थक जाता हूँ भाई, इंसान हूँ, बीमार पड़ जाता हूँ। कभी कोविड हो गया है, कभी टाइफाइड हो गया है, नवंबर का जो है वो दिसंबर में किया, और वहाँ लोग मेरे पीछे पड़ गए हैं, ठीक है। इंसानियत के नाते कम से कम थोड़ा इज्जत कर लिया करो, ठीक है ना। चलिएगा, समताप मंडल के निचले भाग में जेट विमान बहुत आसानी और निर्विघ्नता के साथ उड़ सकते हैं।
समताप मंडल के निचले भाग में जेट विमान बहुत आसानी और निर्विकता के साथ उड़ सकते हैं। इसका उपयुक्त स्पष्टीकरण क्या है? ठीक है, देखिएगा, सीधा कह रहा है कि समताप मंडल ही जेट इंजन के लिए सबसे बेस्ट है। क्यों भैया? वहां बिना किसी विधान के, किसी निर्विधात, मतलब कोई बिना दिक्कत के आसानी से। पहला कह रहा है समताप मंडल के निचले भाग में कोई बादल या जलवाष्प नहीं होते। एक बात सुनो, समताप मंडल में जलवाष्प होते हैं। जब तुम लोग ओजोन पढ़े होगे तो स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड पढ़े होगे, तो सीधा तो ये स्टेटमेंट खट से गलत हो गया। ये तो स्टेटमेंट गलत हो गया, बदले नहीं होता है। ये कह रहे हैं बादल होता है, पहली बात तो उसका स्टेटमेंट लेना देना है, और वैसे भी इसका कंसेप्ट से कोई लेना देना है नहीं। दूसरा, समताप मंडल के निचले भाग में कोई ऊर्ध्वाधर पौने नहीं होती। ऐसा है, सुनिएगा, दो तरह के विंड्स होते हैं। जब एरोप्लेन या आपको पता है 3 तरह के प्लेन आप लोगों को मैंने पढ़ाया, सॉरी 3 तरह की चीजें मैंने आपको इस से पढ़ाई। पहला क्या पढ़ाया है? पहला मैंने आपको पढ़ाया है कन्वेंशनल प्लेन। कन्वेंशनल प्लेन मतलब नॉर्मल वायुयान, वही जिससे हम और आप जाते हैं, इसको आप कॉमर्शियल भी बोलते हैं। दूसरा मैंने आपको पढ़ाया है मित्र जेट प्लेन। जेट प्लेन जिससे हम लोग नहीं जाते हैं, जनरली फाइटर प्लेन वगैरह यूज करते हैं। और तीसरा, यहीं पर मैं आपको बता दूं, एक चीज होती है उसको हम कहते हैं रॉकेट, और रॉकेट से ही जुड़ा होता है लॉन्च व्हीकल, और इसी के साथ जुड़ा होता है मिसाइल या प्रक्षेपास्त्र। देखो, कन्वेंशनल प्लेन और जेट प्लेन उतनी हाइट तक होता है जहां ऑक्सीजन अवेलेबल होता है, और वो है समताप मंडल यानी स्ट्रेटोस्फीयर। अब समझ में आया जेट प्लेन स्ट्रेटोस्फीयर तक क्यों होता है, कन्वेंशनल प्लेन भी स्ट्रेटोस्फीयर तक क्यों होता है? क्योंकि वो उस एरिया तक उड़ता है जहां अगल बगल के वातावरण में ऑक्सीजन मौजूद है, वो अगल बगल का ऑक्सीजन ले लेता है, उसको एक्स्ट्रा ऑक्सीजन का यौगिक ले जाने को अपने साथ जरूरत नहीं होती है। लेकिन वहीं पर जब हम रॉकेट या प्रक्षेपण या प्रक्षेपास्त्र की बात करते हैं, भैया वो बहुत ऊपर जाते हैं, वो सब इतना ऊपर जाते हैं, इतना ऊपर जाते हैं, इतना ऊपर जाते हैं, ऑक्सीजन नहीं होता है, उन सबको एक्स्ट्रा ऑक्सीडाइजर भी लेके चलना पड़ता है। तो एक डिफरेंस ये ध्यान रखिएगा, ये ऑक्सीकारक एक्स्ट्रा लेकर नहीं चलते हैं अतिरिक्त, और ये लेकर चलते हैं। इसीलिए मैंने आपको स्टैटिक में पढ़ाया था, यहां पर ईंधन ना कह के हम हमेशा प्रोडोदक जैसे शब्दों का नाम लेते हैं, और यहां हम सिर्फ और सिर्फ ईंधन का नाम लेते हैं। और स्ट्रेटोस्फीयर के ऊपर क्या है? ऑक्सीजन है ही नहीं, तो इसका मतलब ये स्ट्रेटोस्फीयर के ऊपर कौनों जाएंगे नहीं, बिल्कुल नहीं जाएंगे मित्र, बिल्कुल नहीं जाएंगे, कौनों नहीं जाएंगे, दोनों में से। ठीक है, अब ये कह रहा है, अच्छा एक बात और बता दूं, यहां कन्वेंशनल प्लेन नीचे वाले एरिया में क्या होता है? हॉरिजॉन्टल विंड और वर्टिकल विंड दोनों होता है, यानी समानांतर और ऊर्ध्वाधर दोनों पवनें चलती हैं। और थोड़ा और ऊपर जाइए, समानांतर पवनें ज्यादा रहती हैं। समानांतर पवने में जब प्लेन उड़ती है तो वहां पर डिस्टर्बेंसेस कम होता है। डिस्टर्बेंस ज्यादा कब होता है? जब वर्टिकल ऊर्ध्वाधर पवनें होती हैं। तो ऊर्ध्वाधर जो होता है वो समताप मंडल में कम मिलेगा, लेकिन कम मिलेगा, इसीलिए समताप मंडल में अच्छी तरह से प्लेन उड़ती हैं। तो ये कह रहा है समताप मंडल नीचे भाग में कोई ऊर्ध्वाधर पवन नहीं होती है। नहीं का मतलब नो, एक मूवी देखे हो, नो का मतलब नो, तो ये गलत हो गया है ना। अगर बोलता कम मात्रा में कुछ ऐसा नहीं मिलेंगे तो गलत हो गया। तो ये स्टेटमेंट निकलो, मेरे हिसाब से यहां पर दोनों ही गलत हो जाएगा। क्या हो गया भाई, है ना, ए बी सी, सी दोनों 1 और 2 सही है, और डी ना तो 1 ना तो 1 सही है। डी ऑप्शन यहाँ पे सही होना चाहिए मेरे हिसाब से, जो यहाँ पर लॉजिक बनता है। आगे आइए, ठीक है, एक और लॉजिक में ऐसा है जहां पर यूपीएससी का आंसर मेरे आंसर के साथ क्लैश हो रहा है। ठीक है, फिलहाल उस बारे में हम लोग बात नहीं करेंगे, हम लोग लॉजिकली चीजों को आंसर देने की कोशिश करें। देखिए, एक और क्वेश्चन फिर आपके पेपर में पूछा है जेट इंजन से। अब बताइए, जेट इंजन कोई करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, एक बार नहीं 2 बार, उधर 11 में देखे फिर 8 में देखे, जबकि मैं आपको 11 से क्वेश्चन लाया, फिर भी मैं 8 का क्वेश्चन आपको ये दिखाने के लिए ला रहा हूं, बच्चा क्वेश्चन आ रहे हैं, स्टैटिक आ रहे हैं, कई बार आ रहे हैं, दूर संवेदी उपग्रह का क्वेश्चन फिर रिपीट हुआ, जेट इंजन का क्वेश्चन फिर रिपीट हुआ। क्यों नहीं पढ़ लेते हो प्रश्न पत्र? कोई क्यों नहीं दिखा रहा है? क्योंकि वो खुद नहीं पढ़ा रहा है, और जो खुद नहीं पढ़ा रहा है इसलिए तुमको क्वेश्चन नहीं दिखा रहा है। वो समसामयिकी कह के तुम्हारा बंडा धार तो नहीं बोलेंगे, लेकिन तुमको आगे बढ़ा रहा है। ठीक है, तो तुम तो जागो ग्राहक जागो हो, तुम लोग तो अपना दिमाग लगाओ। क्वेश्चन पेपर से बढ़िया तो कोई समझ ही नहीं आ सकता यूपीएससी की डिमांड क्या है। ठीक है, आइएगा, क्योंकि प्रीलिम्स में मैंने आपको पहले ही बोला सिलेबस नहीं दिया है ना, जनरल साइंस सामान्य विज्ञान लिखा है बस। अब देखिएगा, जेट इंजन और रॉकेट, देखिए रॉकेट जो कि उसके भी ऊपर जाता है हाइट में। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। क्या कह रहा है भाई? जेट इंजन अपनी ऑक्सीजन पूर्ति के लिए परिवेश की वायु का प्रयोग करता है, जहां रहता है वहां का वायु का प्रयोग करता है, बहुत सही। और यह अंतरिक्ष में गति के लिए अनुपयुक्त है, इसलिए वो ऊपर अंतरिक्ष में नहीं जा सकता, बिल्कुल सही है, क्योंकि ऊपर अंतरिक्ष में ऑक्सीजन नहीं है, एब्सोल्युटली राइट। फिर कह रहा है रॉकेट अपनी ऑक्सीजन पूर्ति को गैस में और ईंधन में वाहन करता है, एकदम गलत है। गैस के रूप में कभी भी हम लोग ईंधन को नहीं ले जाते हैं।
अगर आप ऊर्जा का अध्याय सुने हैं तो हमने आपको पढ़ाया था कि ठोस और द्रव के रूप में तो ईंधन को ले जाना आसान है, लेकिन गैसीय प्रवृत्ति के ईंधनों में बच्चा जब आप एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हो तो घर्षण की संभावना सबसे ज्यादा होती है, और जब घर्षण की संभावना सबसे ज्यादा होती है तो आग लगने की संभावना सबसे ज्यादा होती है। इसीलिए मैंने आपको कहा था जब हम गैसीय प्रवृत्ति का ईंधन ईरान से लाते हैं, जब हम गैसीय प्रवृत्ति का ईंधन रसिया से लाते हैं, तो बच्चा हम पहले उसको एलएनजी में कन्वर्ट कर लेते हैं, द्रवित प्राकृतिक गैस, और फिर उसको हम पानी वाले जहाज पर कार्गो पे लाद कर ले आते हैं। ठीक है, वहां तो सोचो इतनी दूरी के लिए हालत है, यहां तुम ऊपर ले जा रहे हो। बताओ तुम्हारा 300 करोड़ का प्रक्षेपण यान है, 600 करोड़ का पूरा प्रोजेक्ट है, बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए हम लोग कभी गैसीय प्रवृत्ति के ईंधनों का प्रयोग प्रक्षेपण यान में नहीं करते हैं, और अगर करते भी हैं तो आपने पढ़ा है मेरे से, जब मैंने आपको भूस्थैतिक उपग्रह प्रक्षेपण यान पढ़ाया था, जीएसएलवी, कहा था कि देखो गैसीय प्रवृत्ति के ईंधन को भी हम हाइड्रोजन को भी पहले लिक्विड में कन्वर्ट कर लेते हैं -253 पर ले जाकर, और ऑक्सीजन को भी लिक्विड में कन्वर्ट कर लेते हैं -183 पर ले जाकर। बात समझ में आई मित्र? तो ये एकदम गलत हो गया और पहला पूरी तरह से सही है। तो यहां लॉजिकली आंसर ए होना चाहिए, सब का सब स्टैटिक है। आइए अब हम आपको लिए चलते हैं अध्याय नंबर 8 से जुड़े यूपीएससी के प्रश्न। क्या है अध्याय नंबर 8 से जुड़े यूपीएससी के प्रश्न? इधर आइए मित्र, वाह्य अंतरिक्ष मामले और विभिन्न राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष मिशन पे प्रश्न। अब देखिए पहला प्रश्न यहां पे दे रहा है, क्या दे रहा है कि यदि एक प्रमुख सौर तूफान, सौर भड़कना, जो भी सोलर फ्लेयर बोलिए, है ना, ये सब यही बवाल हो जाता है हिंदी ट्रांसलेशन में, पृथ्वी पर पहुंचता है तो पृथ्वी पर निम्नलिखित में से कौन से संभावित प्रभाव हैं जो होते हैं? देखिएगा, पहला, जीपीएस और नेविगेशन सिस्टम विफल हो सकते हैं। आपको पता है मैंने आपको एक मिशन पढ़ाया है स्टैटिक में जिसका नाम है आदित्य, और मैंने कहा था आदित्य मिशन बहुत महत्वपूर्ण है। वहां 11 ऑर्बिट और हेलो ऑर्बिट, ध्यान रखिएगा, लैग्रेंज वाला क्वेश्चन होगा और पक्का होगा। ठीक है, क्या कह रहा है कि जीपीएस और नेविगेशन, मैंने ये भी कहा था कि वो जो सोलर फ्लेयर जो अर्थ की तरफ आते हैं, ठीक है, और करीब 9 से 10 साल के बाद बड़े लेवल के सोलर फ्लेयर बनते हैं जो हमारी पृथ्वी पर भी आ जाते हैं, पृथ्वी पर बहुत सारे नुकसान कर सकते हैं वो। ठीक है, हमारे नेविगेशन, हमारे सैटेलाइट बर्बाद हो सकते हैं, काम धाम ना करें, इस तरह की दिक्कतें हो सकती हैं। तो वही मैं कह रहा हूं कि यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है कि सोलर फ्लेयर किस तरह की दिक्कतें करते हैं, जो मैंने आपको आदित्य मिशन में थोड़ा सा समझाया भी था, और किस्मत से वही क्वेश्चन आ भी गया था। इधर देखिए, जीपीएस और नेविगेशन सिस्टम फेल। भाई अगर कोई भी सैटेलाइट होगा तो उसका नेविगेशन सिस्टम फेल होगा, क्योंकि सोलर फ्लेयर हमारी कक्षा में आ जाएंगे, बीच में कोई सैटेलाइट पड़ेगा। क्यों? आदित्य, ध्यान दीजिए। हाँ सर, आदित्य में आपने बोला था कि हम लोग ये ट्राई करेंगे, कहीं कोई मिशन अगर कोई सोलर फ्लेयर आ रहा है, उससे सैटेलाइट को या उसके सिग्नल्स को या उसके टेलीकम्युनिकेशन को तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो पहला अपने आप से सही हो गया। दूसरा, सुनामी भूमध्यरेखीय क्षेत्रों में आ सकती है। ये बताओ सुनामी के पीछे कारण क्या होता है? पृथ्वी के अंदर का भूकंप, बिल्कुल ठीक है ना, पानी और पृथ्वी नीचे के जो पृथ्वी के नीचे ऊष्मा संवहनी धाराएं चलती हैं, इनकी मात्रा बढ़ जाती है, ऊपर के प्लेट को मूवमेंट करती हैं, और प्लेट के मूवमेंट से क्या होता है? प्लेट के मूवमेंट से क्या होता है? वही फोल्डिंग, फाल्टिंग और अर्थक्वेक आता है। ठीक है ना, तो ये बताओ ऊपर के सोलर फ्लेयर का सुनामी से क्या लेना देना? तो ये तो पूरी तरह से गलत हो गया। अच्छा, कुछ बच्चों ने क्या पता है, इस आंसर को ऐसे ही टिक मार दिया, सर देखो इसमें 2 है, इस वाले में 2 है, इस वाले में 2 नहीं है, सी वाले में, और डी वाले में 2 है, तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। ऑटोमेटिक सी वाला ऑप्शन सही हो गया, जहां पर 1, 3, 4, 6 और 7 है। देखिए इसको कहते हैं एलिमिनेशन प्रोसेस। काफी बच्चों ने मुझे कहा कि सर आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ी, पहले दूसरे के बाद से हम फटाफट सीखना शुरू कर दिए, जानने लगे, और शुरुआत के ही दूसरे क्वेश्चन देखे, अरे दूसरा तो कहीं है नहीं, यही है, और आंसर कट से मार दिया। जबकि देखिए तीसरा, देखिए पावर ग्रिड फेल हो सकता है, एकदम सही है। पृथ्वी के अधिकांश भाग पर तीव्र अरोरा हो सकता है, बिल्कुल, अरोरा, बोरियलिस और क्या क्या होता है, ये ज्योग्राफिकल फिनोमेना। एक क्वेश्चन ये आपके ज्योग्राफी से आया, बाकी सारा साइंस एंड टेक्स है। ग्रह के अधिकांश भाग में जंगल की आग लग सकती है। भाई हर भाग में, अधिकांश भाग में नहीं, कहीं लगने की गुंजाइश है। अधिकांश कहकर इन्होंने गलत कर दिया, अगर ये कुछ भाग में बोलते तो सही हो जाता, अधिकांश भाग में आगे आग लग जाएगा, नहीं भाई ऐसा नहीं होगा। ठीक है, ये स्टेटमेंट गलत हो गया। उपग्रहों की कक्षाएं अस्त व्यस्त हो सकती, कक्षाएं एकदम बदलेंगी, है ना, उपग्रह की कक्षाओं से सब बर्बाद होंगी, पृथ्वी सन की इफेक्ट से। ध्रुवीय क्षेत्रों में उड़ान भरने वाले विमान का शॉर्ट वेव रेडियो संचार बाधित होगा, कहीं भी कोई भी विमान उड़ रहा हो उसका कम्युनिकेशन बाधित होगा। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपको क्या मिलता है? ये भी देखिए, ये भी अगर थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन है, दिमाग लगाइए तो कर सकते हैं, और अगर आपने मेरा आदित्य मिशन की क्लास सुनी है तो आप इसको आसानी से लगा सकते हैं। फिर देखिए यही क्वेश्चन फिर रिपीट होता, कह रहा है कि जीपीएस तकनीकी का उपयोग निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों में हो सकता है? देखिए मोबाइल फोन में जीपीएस आई है, बैंकिंग प्रचलन में पैसा वैसा कहाँ जा रहा है, गाड़ी पे सब देख ही रहा है लोकेशन से, पावर ग्रिड को पूरा का पूरा इंटरनेट से कंट्रोल कर रहे हैं, जीपीएस से कंट्रोल कर रहे हैं, सारा का सारा यहाँ पे सही हो गया।
है ना। ये एक जनरल क्वेश्चन है, इसमें भी कोई करंट वरेंट का लेना देना नहीं है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है भारतीय क्षेत्रीय संचालन उपग्रह प्रणाली, उपग्रह प्रणाली, ठीक है, प्रणाली, प्रणाली भाई, प्रणाली होगा ना, प्रणाली, ठीक है, के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कह रहा है आईएनएस के तुल्यकालिक यानी जियोस्टेशनरी कक्षाओं में 3 उपग्रह हैं और भूतुल्यकालिक में, है ना, यानी कहने का मतलब है जियोस्टेशनरी में जिसको भूस्थैतिक कहते हैं ना, भूस्थैतिक में जो है, भूस्थैतिक में जो है वो कितने हैं, 3 उपग्रह हैं, और भूतुल्यकालिक में कितने हैं, 4 उपग्रह। एकदम सही है। आपको पता है जो आईएनएस जो एक भारत का एक रीजनल जीपीएस है, क्षेत्रीय जीपीएस है, ये कुल 7 उपग्रहों की मदद से काम कर रहा है। कितने उपग्रहों की मदद से काम कर रहा है, 7 उपग्रहों की मदद से काम कर रहा है, जिसमें से 3 भूस्थैतिक हैं और 4 भूतुल्यकालिक है। मैं जब भी आईएनएस आता है मेरे दिमाग में खट से कारगिल की बात आती है। कारगिल जब 98-99 वाली बात थी, उस समय भारत को एक अच्छे जीपीएस की आवश्यकता थी जो भारत का पूरा कारगिल वाला एरिया देख ले, लेकिन भारत के पास कोई भी ऐसा उपग्रह नहीं था जो उस एरिया को वॉच करे। एक अमेरिका का ग्लोबल जीपीएस था, वैश्विक जीपीएस, जिसका नाम नाउस्टार था। भारत ने कहा अमेरिका दे दे भाई मुझे, ओके, अमेरिका ने कहा नहीं देंगे। तब भारत को समझ में आया कि भाई हमारे पास अपना रीजनल जीपीएस होता तो कारगिल वाले एरिया में आसानी से हम पाकिस्तान वालों का बंकर देखकर उसी जगह पे टारगेट कर करके मिसाइल दाग रहे होते। ठीक है, ये हमसे चूक हो गई। ठीक है, तो वही आईआरएसएस बाद में हमने डिसीजन लिया 2006 में, है ना, कि इसको बनाएंगे, इसको लगाएंगे भारत सरकार ने, और 2016 में जाके कुल 7 उपग्रहों की मदद से आज आईएनएसएस भारत में पूरी तरह से काम कर रहा है। यही है जिसका बाद में चलकर नाम हमारे ऑनरेबल सम्मानीय प्रधानमंत्री जो हैं उन्होंने नाम नाविक वगैरह कर दिया है। ठीक है, चलिएगा। आईएनएसएस की व्याप्ति संपूर्ण भारत पर इसकी सीमाओं के लगभग 5500, बिल्कुल नहीं, ऐसा है, ये मान लीजिए दोस्त भारत है, ये मान लीजिए भारत है, ये पूरा भारत को देखता है और भारत के बॉर्डर से लेकर लगभग 1500 किलोमीटर तक का एरिया भी वॉच करता है प्रॉपर्ली। इन जो लैंड बाउंड एरियाज होते हैं ना, यहाँ पर तकरीबन जो रेजोल्यूशन है वो 10 मीटर का होता है, 10 मीटर का होता है, और ये समुद्र वाले एरियाज में 20 मीटर और 20 मीटर का होता है। अच्छा खासा ये देखता है क्या, इंडिया चाइना, इंडिया पाकिस्तान, इंडिया श्रीलंका, ये सारा का सारा एरिया वॉच करता है, ये सारा का सारा एरिया वॉच करता है। ओके, ये सारा का सारा एरिया वॉच करता है, और इसीलिए मूवमेंट ऑफ ट्रूप्स, कोई सेना चल रही है, कोई हलचल चल रहा है, कोई टेररिस्ट है, कोई भारत के अंदर इंटर मार रहा है, सब चेक कर लेता है, ये सब कुछ चेक कर लेता है। ठीक है, तो 5500 तो पूरा गलत है, 5500 एकदम गलत होगा। ठीक है, फिर कह रहे हैं 2019 के मध्य तक भारत की पूर्ण वैश्विक प्रव्याप्ति होने वाली है। फिलहाल हम आज 22-23 की बात कर रहे हैं, 23 में बात कर रहे हैं, और बिल्कुल ये पूर्ण वैश्विक 2019 में, कि आज तक हमने सोचा ही नहीं है। तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे पहला स्टेटमेंट है जो सही है। अभी तक भारत ने वैश्विक जीपीएस की बात नहीं की है। भारत के पास टोटल रीजनल जीपीएस है और 2 हैं राइट नाउ, एक आपका गगन है, दूसरा आईआरएनएस है, बाकी अभी नहीं है। ठीक है, आगे बढ़िएगा, अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। अगला कॉन्सेप्ट है भारत द्वारा प्रमोचित खगोलीय वेधशाला एस्ट्रोसैट के संदर्भ में। देखिए, ये क्वेश्चन मैं आपको समसामयिकी बोल सकता हूं, 2016 में ये न्यूज में था, 2016 में प्री का क्वेश्चन रहा। बाकी अभी तक जितने भी प्रश्न आपको बोले हैं सब के सब स्टैटिक हैं, सब के सब लॉजिक और कंसेप्ट बेस्ड है। अगर आपको लॉजिक और स्टैटिक अगर कंसेप्ट समझ में आता है तो क्वेश्चन में किसी भी तरह की कोई गलती नहीं करेंगे। देखिए, एस्ट्रोसैट एक एस्ट्रोनॉमिकल सैटेलाइट है, 2015 में भेजा गया था पीएसएलवी C30 की मदद से, पीएसएलवी C30 की मदद से, है ना। इसका जो पूरा द्रव्यमान था 1513 किलोग्राम का, और लगभग 650 किलोमीटर की दूरी पर इसे भेजा गया था, लगभग 650 किलोमीटर की दूरी पर भेजा गया था। पूरा द्रव्यमान इसका जो था वो 1513 किलोग्राम था। ठीक है, और आपको एक बात और बता दूं, ये पूरी एक वेधशाला है, 650 किलोमीटर की हाइट से ऊपर नजर रखेगी, वेधशाला है, यानी पूरी की पूरी चीजों को वेधने का काम करेगी, ऑब्जर्वेशन का काम करेगी, स्टडी करने का काम करेगी। ब्रह्मांड में बहुत सारी मिस्ट्रीज हैं, जैसे जैसे मैंने बोला, ऊपर आपको कॉस्मिक मैटर है, कॉस्मिक पदार्थ है, कॉस्मिक धूल है, इसके अलावा डार्क मैटर है, डार्क एनर्जी है। ये सारी की सारी चीजों के बारे में आज तक ब्रह्मांड के बारे में बहुत ज्यादा पता नहीं चल सका है, तो हम यहां पर इनकी मदद से इनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। अब पता है भारत यहाँ पर 4th-5वें राष्ट्र है, 4th-5वें नंबर पर है भारत यहाँ पे। ये कह रहे हैं कि यूएस और रूस के अलावा भारत एकमात्र ऐसा देश है, एकदम गलत है। यूएस, रूस, यूरोपियन यूनियन भी हो गया है और जापान भी हो गया है। ठीक है, इसमें 3-4 कंट्री है। एस्ट्रोसैट 2000 किलोग्राम का ये भी नहीं है, वो 1513 किलोग्राम है। तो यहाँ दोनों के दोनों स्टेटमेंट है जो गलत है, यानी यहाँ पर क्वेश्चन आपके पेपर में फैक्चुअल पूछा गया है, यहाँ पर कंसेप्चुअल और लॉजिकल नहीं है। अगला क्वेश्चन आपके पेपर में मंगलयान से पूछा जा रहा है। पता है मंगलयान हमने 2013 में भेजा था, 5 नवंबर 2013 को हमने भेजा था। ये स्टैटिक है, कोई करंट अफेयर्स नहीं है, 16 में आया है, और सितंबर 2014 को ये पहुंचा था कहाँ, मून के ट्रांसफर ऑर्बिट में। इसी को बोलते हैं हम लोग मार्टियन ट्रांसफर ऑर्बिट,
है ना, मून कह रहा हूँ सॉरी, मंगल, मार्टियन ट्रांसफर ऑर्बिट, है ना, मार्स के ट्रांसफर और कक्षा में ये भेजा गया था, है ना, मार्स के ट्रांसफर कक्षा में। ठीक है, अब जरा सुनिएगा, असल में इसको जब भेजा गया था, अच्छा इसी का इसका नाम जो था वो मॉम था, कह भी रहा है इसको मार्स ऑर्बिटर मिशन के नाम से जानते हैं, सही है। भारत को अमेरिका के बाद मंगल के चारों ओर अंतरिक्ष यान को चक्रमण करने वाला दूसरा देश है, नहीं, भारत चौथा राष्ट्र है। ओके, यूएस, रशिया, यूरोपियन यूनियन के बाद भारत चौथा है यहाँ पर, तो ये गलत हो गया। और फिर कह रहा है ने भारत को एकमात्र ऐसा देश बना दिया जिसने अपने अंतरिक्ष यान को मंगल के चारों तरफ चक्रमण करने वालों में पहली बार में सफलता प्राप्त की। कहने का मतलब है भारत पहली बार अपनी कक्षा में अपने उपग्रहों को स्थापित किया, ये बात सही है। इसके पहले जितने कंट्री, 3 और कंट्री थे, उन्होंने कई बार ट्राई किया तब जाके सफल हुए। और पता है इस समय जब भेजा गया तो हमारे सम्मानीय प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह जी थे प्रधानमंत्री, और ऐसा कहते हैं जब ये पहुंचा था अपनी कक्षा में उस समय तक आते आते श्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हो गए थे। तो श्री नरेंद्र मोदी जी ने जब इसी कक्षा में स्थापित हुआ तो उन्होंने एक भाषण भी दिया था, उन्होंने बड़े दिमाग से बोला कि भाई देखो जितने पैसे में लोग विदेश वाले अपना मूवी बनाते हैं, क्योंकि इसी समय ग्रेविटी मूवी आई थी, उसके बनने में 600 से ज्यादा करोड़ खर्च हुआ था, और यहाँ 400, 450, 500 करोड़ में हम लोग तो सच में पहुंच गए थे, कोई फिक्शन और एनिमेशन नहीं दिखाई थे जैसा उन्होंने ग्रेविटी मूवी दिखाई थी। उन्होंने बात बोली थी जितने में हॉलीवुड वाले पिक्चर बनाते हैं उससे कम दाम में तो हम हकीकत में उपग्रहों तक पहुंच जाते हैं। ओके, तो ये वो बात थी जहां हम लोग ग्रहों पर पहुंच जाते हैं, ये वो चीज थी, उन्होंने सही बोला था, तो ये चीज यहां पर पूरी तरह से सही है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? एक तरफ अंतरिक्ष यान है और एक तरफ उद्देश्य है। केसनी हाइजन मिशन को शुक्र की परिक्रमा करने के लिए भेजा गया। देखो भैया, केसनी हाइजन को शनि के लिए भेजा गया था, शनि ग्रह के लिए, सैटर्न की स्टडी करने के लिए। ये स्टेटमेंट आपका सीधे गलत हो गया। मैसेंजर मिशन जो था, एक ही मिशन आज तक, एक ही क्वेश्चन आज तक आपके अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष मिशन से क्वेश्चन आया हुआ है। मैसेंजर मिशन को बुध का मानचित्र एकदम सही है, मरकरी की स्टडी के लिए भेजा गया था। वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 इसका उपयोग वाह्य और परिवार का निरीक्षण अच्छा होता है, हम आपको बताएं, इसको कहते हैं इंटर स्पेस, आउटर स्पेस, इसको इंटरस्टेलर स्पेस कहते हैं, इसको अंग्रेजी भाषा में इंटरस्टेलर स्पेस भी कह सकते हैं। इवन इंटरस्टेलर स्पेस ज्यादा एक्यूरेट है बच्चा, इंटरस्टेलर स्पेस। आपको एक बात समझाता हूं, जरा समझो। असल में क्या होता है, मान लो ये सन है, मान लो ये सन है, ठीक है, ये आपके 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ग्रह हो गए, ये आपका लास्ट हो गया, अब वरुण हो गया, अरुण वरुण हो गया ना, नेपच्यून हो गया। उसके बाद का जो एरिया होता आपने सुना होगा, इसको हम लोग क्यूपियर बेल्ट कहते हैं। इसी क्यूपियर बेल्ट में प्लूटो वगैरह मिलता है, ये क्यूपियर बेल्ट, और यहां तक पूरा सन की लाइट होती है, ये पूरी सन की लाइट, ये सूर्य है, सन की लाइट जहां तक होती है उस डिस्टेंस को हम लोग कहते हैं बच्चा हीलियोस्फीयर। और इस सौरमंडल के बाहर जब चीज निकल जाती है इसको हम कहते हैं इंटरस्टेलर स्पेस, वही जिसको हम आउटर स्पेस या आउटर परिवार टाइप से यहां लिखा गया है। ठीक है, असल में ये वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 इसी मिशन के लिए भेजा गया है, डीप स्पेस मिशन, आउट ऑफ आवर स्पेस यानी इंटरस्टेलर स्पेस में भेजा गया, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। ठीक है, तो दूसरा और तीसरा यहां पर सही है, मतलब बी ऑप्शन यहां पर सही होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके पेपर में 2014 में एक बार पूछा गया अंतरराष्ट्रीय मिशन पर भी, और ये मिशन जो है ये पहले के मिशन है और ये कुछ इंपॉर्टेंट मिशन है। मैं आपको कम से कम 20 से 22 मिशन ऐसा है जो स्टैटिक में पढ़ाता हूँ, जबकि अंतरराष्ट्रीय मिशन आप देखोगे तो 300 से ज्यादा मिशन हो गए, और इसी 20-22 मिशन में से सारे के सारे क्वेश्चन रहते हैं जो इंपॉर्टेंट है। एक और क्वेश्चन देखिए, आपके पेपर में क्वेश्चन पूछ रहा है अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के संदर्भ में भुवन क्या है, जो हाल ही में चर्चा रहा 2010 में। देखिए अब आपके आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, ये एक तरह का विकी मैपिया है, इसको हम कह सकते हैं एक तरह का विकी मैपिया है। जैसे आप लोग गूगल वगैरह यूज करते हैं लोकेशन के लिए, वैसे ही हमारा भारत का अपना है। 3 उपग्रहों की मदद से ये 2010 में पहली बार कार्य करना शुरू किया गया था, और ये जो बनाया गया था वो इस हिसाब से बनाया गया था कि अगर इंटरनेट की स्पीड कम हो, स्लो हो, फिर भी अच्छी तरीके से काम करे। इंटरनेट की स्पीड अगर स्लो हो फिर भी अच्छे तरीके से काम करे तो बहुत अच्छा था, और पूरी 3D इमेजेस देता था लोकेशंस की। ओके, ये आपको बाउंड्रीज के बारे में बताता था, शहरों की बाउंड्रीज के बारे में, स्टेट की बाउंड्रीज के बारे में, इवन वेदर वगैरह के बारे में बताता था, मौसम की जानकारी भी देता था। ठीक है, और कम स्पीड के इंटरनेट में आपको अच्छी सुविधा देता था। इसको भारत ने उस हिसाब से लाया था, और इसका पूरा का पूरा कंट्रोल जो था वही नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर जो भारत में है, हैदराबाद में, नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी तेलंगाना, यहां से पूरा इसका कोऑर्डिनेशन होता था आज भी। ठीक है, लेकिन कभी आप लोगों ने भारत वालों की चीजों की इज्जत ही नहीं की। ओके, जैसे दिन पढ़ाते पढ़ाते मैंने कहा क्या आप लोग स्वदेश यूज करते हैं? ओके,
छोड़िए कुछ एप्लीकेशन वगैरह है, क्या बात करें, इधर आइए। तो पहला कह रहा है इसरो द्वारा भारत में दूर शिक्षण को प्रवर्तित करने के लिए प्रमोचित एक लघु उपग्रह, बिल्कुल नहीं, दूर शिक्षा के लिए नहीं। अगले चंद्र प्रभावी मून इंपैक्ट प्रोब है ये, बिल्कुल नहीं। इसरो भारत भू पोर्टल, जियो पोर्टल के रूप में भारत के त्रिविम प्रतिबिंब क्षमता है, हाँ 3D पिक्चर एकदम सही है, सी ऑप्शन सही है, यहाँ पे सी सही होगा, बाकी नहीं। तो ये आपके पूरे के पूरे क्वेश्चन पेपर थे, मेरे ख्याल से मैंने आपको करा दिया। अंत में फिर आपको बोलूंगा ये टेलीग्राम पर जाकर ये पूरा क्वेश्चन पेपर ले लीजिएगा। फेसबुक और इंस्टाग्राम पर आपको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अगर आप यूज़ करते हैं मेरे साथ यहाँ भी जुड़ सकते हैं। यूट्यूब पर मेरा जो वीडियोस हैं वो सारे के सारे डॉक्टर रवि क्लासेस पूर्वांचल है, इस पर आपको मिल जाएंगे। यही मेरा यूट्यूब प्लेटफॉर्म है जहाँ आपको मैं अपने अपडेट्स करता हुआ दिखता हूँ, जहाँ पर आपको ये वीडियो सुन भी रहे होंगे। ओके, ये मेरे कोर्सेज है जो आपको मैं पूर्वांचल इस एप्लीकेशन पर दे रहा हूँ और देता रहता हूँ। जिनको भी सुनना है, जिनको मेरे से जुड़ना है, इन कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। सो विज्ञान तकनीकी के अलावा पर्यावरण, एग्रीकल्चर, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये सारे कोर्सेज आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। फेस टू फेस क्लासेस भी आपको देता हूँ दिल्ली के सारे अध्यापकों के द्वारा। पूर्वांचल IAS गोरखपुर में जो मेरा बर्थ प्लेस भी है, यहाँ के बच्चों को बाहर जाने से रोकना, बाहर की दिक्कतें समस्याएं जो होती हैं उनसे 1/3 फीस पे, दिल्ली से कम फीस पर आपको यहाँ पर कक्षाएं देता हूँ, हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यमों के विद्यार्थियों के लिए। अगर आप वहाँ फेस टू फेस रख के क्लास देना चाहते हैं, 1/3 फीस पे दिल्ली से, रहना खाना सब कुछ अपने घर ही कर लीजिए। सारे दिल्ली के वही अध्यापक आते हैं जिनके लिए आप 2-2.5 लाख 3 लाख रुपए फीस देते हैं, घर रह के तैयारी कर लीजिए। और मेरे अंदर हो रही हैं सारी की सारी मेंटरशिप पे, तो आप जान ही रहे हैं चीज़ों को बहुत ही सुसंगठित, सुव्यवस्थित और क्रमबद्ध तरीके से हमने यहाँ क्लासेस पिछले 6 साल से संचालित हो रही हैं। इन दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ये किताबें हैं जो अंग्रेजी हिंदी दोनों माध्यम में है, आपको पढ़ना आवश्यक है। कोर्सेज जो चिल्ड्रंस ऑफर पर आपको दिया जा रहा है 799 का कोर्स सिर्फ 2999 में। बाकी चीज़ें आपको पीछे बता चुका हूँ। पूर्वांचल इस एप्लीकेशन पर जाकर कोर्सेज ले लीजिए 13 से 15 नवंबर के बीच में। पूरा का पूरा कोर्स धीरे धीरे आपको अपलोड होता जा रहा है, दिसंबर तक सारे कोर्सेज आपको अपलोड हो जाएंगे। अंत में जाकर इतना ही बोलूँगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, यूट्यूब चैनल को लाइक और शेयर करना वीडियो को मत भूलिएगा, और दोस्तों तक बिल्कुल पहुँचाइएगा, उनका दिमाग, उनकी आँख ज़रूर खोलिएगा। रवि अग्रहरि सर कहाँ हैं? तो रवि अग्रहरि सर यहीं हैं, इसी यूट्यूब पर और उसी पूर्वांचल ऐसे एप्लीकेशंस पर। टाइम टू टाइम बहुत सारे ऑफर्स भी आपको मिलते रहते हैं, आपको जो ऑफर सही लगे आप वहां ज्वाइन कर सकते हैं। ऑफर को मिस मत कीजिएगा। चलिए दोस्त, अगले लेसन में आपके साथ फिर मुलाकात होगी। उम्मीद करता हूं ये लेसन आपको काफ़ी हद तक काफ़ी फायदेमंद रहा होगा। अगले लेसन में आपके साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद। पूर्वांचल IAS भारत में सिविल सेवा में सर्वाधिक सिलेक्शन दिलाने वाले डॉक्टर रवि अग्रहरि एंड टीम अब गोरखपुर में भी। पूर्वांचल IAS, पेडलीगंज, इंदिरा नगर, गोरखपुर।